हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्लास में आहार की जो संरचना थी उसके बारे में अध्ययन किया और आज हम भोजन के पाचन के बारे में अध्ययन करेंगे कि भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया। तो आज हमारी क्लास में पाचन से संबंधित पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर हमें हेडिंग डालेंगे भोजन का पाचन। भोजन का पाचन आप सभी जानते हैं कि भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से ही प्रारंभ होने लग जाता है। किससे प्रारंभ होने लग जाता है? मुख से। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी मुख में पाचन। मुख में पाचन। हम सभी भोजन के टुकड़ों को हाथ के द्वारा मुख के अंदर डालते हैं। मुख के अंदर उन टुकड़ों को दांतों के नीचे लाया जाता है जीभ की सहायता से और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। करते कि नहीं करते? हम जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभक्त करते हैं। और मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है जिनसे लार निकलती है जो भोजन को चिकना और लसलसा बनाती है। भोजन को चिकना और कैसा बनाती है? लसलसा। तो पहली बात ये हो गई कि मुख में जो पाचन होगा तो मुख के अंदर होती है आपकी लार ग्रंथि और इस लार ग्रंथि से निकलती है लार। लार को लाला रस भी कहते हैं इसको। और ये जो लार होती है वो भोजन को चिकना बनाती है। कैसा बनाती है? चिकना बनाती है। उसको फिसलनदार बनाती है भोजन को। तो पहली बात ये हो गई कि लार ग्रंथि जो होती है जिनसे लार निकलती है जो भोजन को चिकना बनाती है। दूसरा पॉइंट, आप सभी जानते हैं कि ये जो लार होती है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं टाइलिन। कौन सा एंजाइम है बेटा? टाइलिन एंजाइम। और ये जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। और मुख में भोजन वॉलस के रूप में होता है। वॉलस कहते हैं। किसके रूप में होता है? वॉलस के रूप में। तो लार ग्रंथि, लार जो भोजन को चिकना बनाते हैं, टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ये जो प्रक्रिया होती है वो आपकी मुख के अंदर होती है। अब एक खास बात और है, ये जो मुख होता है इसमें जो जीभ होती है मुख गुहा के अंदर, वो जीभ भोजन को जो लार होती है उसको अच्छी तरीके से मिलाने का कार्य करती है। मतलब लार को अच्छी तरीके से मिलाया जाता है। और ये आपको भी पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भोजन में जितनी अच्छी तरीके से आप लार मिलाओगे भोजन का पाचन उतनी अच्छी तरीके से होगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि लार मिलाना भोजन में बहुत आवश्यक है। अगर आपने लार नहीं मिलाई तो ग्रास नली में जाकर के भोजन अटक जाता है और ऊपर से आपको क्या पीना पड़ता है? पानी। पीते कि नहीं पीते आप पानी? जब भोजन अटक जाता है वो आपकी कमी है, क्योंकि आप भोजन में अच्छी तरीके से क्या नहीं मिला रहे हो? लार नहीं मिला रहे हो। तो ये हो गया आपका मुख में पाचन। दूसरा आपका आता है बेटा ग्रास नली में पाचन। किसमें आता है? ग्रास नली में पाचन। अब ये आपकी ग्रास नली है, इधर देखो एक बार। ये इस ग्रास नली में भोजन के पाचन के लिए कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते।
केवल और केवल श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटाओ? श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती है, और जिनसे श्लेष्मा निकलता है, जो चिकना पदार्थ होता है उसको श्लेष्मा कहते हैं। और भोजन जब इस ग्रास नली में आता है तो उसका पाचन नहीं होता, भोजन फिसलता है यहाँ से, और फिसल करके भोजन सीधा आ जाता है हमारे आमाशय में। कहाँ पर आ जाता है भोजन? हमारे आमाशय में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, केवल भोजन का फिसलन होता है। पाचन नहीं होता, केवल भोजन का फिसलन होता है। केवल भोजन का क्या होता है बेटा? फिसलन होता है। ये विषय ध्यान रखना है। अब ग्रास नली के बाद में आपका जो भोजन है वो आ जाता है कहाँ पर? आमाशय। तो अब आपका जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा आमाशय में पाचन। देखो, जब भोजन आमाशय में आता है तो 3-4 घंटे ठहरता है। कितने घंटे ठहरता है बेटा? 3-4 घंटे। 3 से 5 घंटे भोजन ठहरता है। आमाशय में 3 से 5 घंटे तक भोजन रहता है आमाशय के अंदर। ग्रास नली से फिसल करके और सीधा ही कहाँ पर आ जाता है? आमाशय में आ जाता है। अब देखिए इधर बहुत खास बात, ये जो आमाशय होता है इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको जब इसकी आपको संरचना बताई थी। और ये जो जठर ग्रंथियां होती है इनसे बेटा जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर रस। और ये जो जठर रस होता है इसमें इससे 3 पदार्थ निकलते हैं। कौन कौन से पदार्थ है? एक तो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक होता है आपका पेप्सिन, एक पेप्सिन हो गया। और एक आपका होता है म्यूकस। ये भी एक प्रकार का पदार्थ है जो भोजन को मुलायम और चिकना बनाता है, म्यूकस। ये जो HCl होता है इसके कार्य देखो क्या काम करता है भोजन में। बहुत ही अच्छे कार्य हैं HCl के। एक तो भोजन को सड़ने नहीं देता। अगर भोजन आपका आमाशय के अंदर 4 से 5 घंटे ठहर रहा है तो 4 से 5 घंटे में भोजन सड़ेगा नहीं, आपका सड़ने नहीं देगा। कौन सड़ने नहीं देगा? HCl। दूसरी बात, यदि भोजन जो आप कर रहे हैं उसमें कोई जीवित जीव आपके आमाशय में चला जाए तो उस जीवित सूक्ष्म जीव को ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो हम कह सकते हैं भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या कर देता है बेटा? नष्ट कर देता है। तो भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उनको नष्ट कर देता है। और इसके नाम से ही पता है ये अम्ल है, तो भोजन का माध्यम कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है। तो हम कह सकते हैं भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है या कह सकते हैं अम्लीय बना देता है। कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है। ये तो आपके कार्य हो गए किसके? HCl की। बात करते हैं हम पेप्सिन। ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन पर क्रिया करता है। किस पर क्रिया करता है? प्रोटीन पर। और प्रोटीनों को पेप्टॉन्स में बदल देता है। किस में बदल देता है बेटा? पेप्टॉन्स में बदल देता है, या पेप्टाइड। पेप्टॉन्स या किस में बदल देता है?
पेप्टाइड में बदल देता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन होता है, प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता आमाशय के अंदर, आंशिक रूप से होता है। अगर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होगा तो यहाँ पर बेटा अमीनो अम्ल बनेगा, लेकिन यहाँ पर अमीनो अम्ल नहीं बन रहा। क्या बन रहा है यहाँ पर? पेप्टोन्स बन रहा है। इसलिए यहाँ पर जो प्रोटीन का जो पाचन हो रहा है वो आंशिक रूप से हो रहा है। किस रूप से हो रहा है? आंशिक रूप से। म्यूकस ये भोजन को चिकना और मुलायम बनाता है। चिकना और कैसा बनाता है? मुलायम बनाता है। तो म्यूकस जो होता है वो भोजन को कैसा बनाता है? चिकना बनाता है। अब सबसे बढ़िया जो खास बात है वो ये है कि ये जो पेप्सिन होता है इसके साथ में एक एंजाइम और पाया जाता है जिसको कहते हैं रेनिन। ये जो रेनिन एंजाइम जो होता है वो शिशुओं में सक्रिय होता है। कह सकते हैं हम जो नवजात शिशु होते हैं उन नवजात शिशुओं में सक्रिय होता है ये। और बेटा ये दूध को दही में बदल देता है। दूध को किस में बदल देता है? दही में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप दूध पियो तो आपके अंदर ये रेनिन एंजाइम सक्रिय नहीं है, तो जैसे ही आप दूध को तुरंत निकालोगे तो दूध का दूध निकलेगा। लेकिन नवजात शिशु जब दूध पीता है तो तुरंत निकलता है, तो दूध का क्या निकलता है? दही निकलता है। उसका कारण ये है कि उसमें रेनिन एंजाइम कैसा है? सक्रिय है, एक्टिव है। तो इसलिए ये जो रेनिन एंजाइम होता है वो केवल नवजात शिशुओं में ही सक्रिय होता है। हमारे अंदर कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है जो प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में बदल देता है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि 5 घंटे तक तो भोजन का कोई पाचन ही नहीं हो रहा ठीक तरीके से, केवल आंशिक रूप से प्रोटीन ही पच रही है। 3 से 5 घंटे के बीच में केवल और केवल प्रोटीन का पाचन हो रहा है। अब इससे आगे 5 घंटे के बाद में आप भोजन का पाचन शुरू होगा आपका। अब भोजन आपका आ जाता है आमाशय के बाद छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में। इधर देखिए आप, डायग्राम हमने उस दिन बनाया था ग्रहणी का, फिर भी मैं आपको बना देता हूं यहां पर एक बार। ये आपका छोटी आंत का ग्रहणी वाला भाग। इससे बेटा 2 नलियां यहां पर जुड़ी रहती है, एक अग्न्याशय ग्रंथि और दूसरी आपकी जो होती है यहाँ पर वो होती है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? यकृत। ये आपकी यकृत ग्रंथि, ये आपकी अग्न्याशय ग्रंथि, और ये छोटी आंत का कहलाता है आपका ग्रहणी वाला भाग। कौन सा वाला भाग है? ग्रहणी वाला भाग। अब इधर ध्यान दीजिए, ये जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है, इस अग्न्याशय ग्रंथि से 3 मोस्टली एंजाइम निकलते हैं। जो मोस्ट बता रहा हूं मैं आपको, वो कौन कौन से निकलते हैं बेटा? एक तो निकलता है लाइपेज, दूसरा होता है आपका एमाइलेज, और तीसरा आपका ट्रिप्सिन। तीसरा कौन सा है बेटा? ट्रिप्सिन। ये मोस्टली एंजाइम है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और ये जो यकृत ग्रंथि होती है इससे निकलता बेटा पित्तरस। कौन सा रस है? पित्तरस। ये पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है। वसा का क्या करता है? पायसीकरण। अर्थात वसा को छोटी छोटी गोलियों में परिवर्तित कर देता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो एंजाइम है, कौन सा? लाइसिन एंजाइम, ये वसा पर तभी क्रिया करेगा जब वसा छोटी छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो आप देखो, आप यहाँ पर पित्तरस वसा को छोटी छोटी गोलियों में परिवर्तित कर रहा है, तभी जाकर के लाइपेज एंजाइम वसा पर क्रिया कर रहा है। अब माना यदि आपका लीवर खराब हो गया,
आपका लीवर खराब हो गया तो पित्तरस का निर्माण नहीं होगा, और पित्तरस का निर्माण नहीं होगा तो वसा का पाचीकरण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वसा का पाचन नहीं होगा और वसा जो कि तो मल में त्याग दी जाएगी। तो यहाँ पर ये पित्तरस है और ये वसा का क्या करता है, पाचीकरण करता है। अब आगे देखो, ये जो लाइपेज एंजाइम होता है, ये जो वसा होती है जिसका पाइसीकरण हुआ है, उस पाइसीकृत वसा को बसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। बसी अम्ल प्लस किस में बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। ओके, कौन सा एंजाइम है ये, लाइपेज। इसके बाद बेटा दूसरे नंबर का आपका आता है एमाइलेज। देख रहे हो आप, ये क्रिया करता है आपका कार्बोहाइड्रेट पर। किस पर क्रिया करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, और ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदल देता है बेटा, ग्लूकोज। इसके बाद आता है आपका ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन। ये एंजाइम जो प्रोटीन या आपके जो पेप्टॉन्स है, जो आंशिक रूप से प्रोटीन का पाचन हुआ था, इनको अमीनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो बचा लाइपेज एंजाइम बसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट इस पर एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है, उसको ग्लूकोज में बदल देता है, और प्रोटीन या पेप्टॉन्स जो ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है और उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। ये आपके 3 एंजाइम है जो अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसके बाद अगला देखो आपका आंतरीय जो रस होता है, उससे कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं मोस्टली। तो लास्ट है आपका आंतरीय रस में पाए जाने वाले एंजाइम। पाए जाने वाले एंजाइम, आंतरीय रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो जैसे सुक्रेज, माल्टेज, इसके अलावा न्यूक्लियेजेज, फास्फेटेज, मतलब लिख सकते हैं आप फास्फेटेज, पेप्टाइडेज। ये जो मोस्टली एग्जाम्पल है, ये आंतरीय रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर क्रिया करके उनका पाचन करते हैं। सुक्रोज जो है ये सुक्रोज पर क्रिया करता है, माल्टेज जो है वो माल्टोज पर क्रिया करता है, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए प्लस डीएनए पर क्रिया करता है, आरएनए प्लस डीएनए पर क्रिया करता है। फास्फेटेज जो एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड पर क्रिया करता है। किस पर क्रिया करता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड पर। और ये डाईपेप्टाइड, डाई जो पेप्टाइड होता है इस पर क्रिया करता है पेप्टाइडेज एंजाइम। ये जो सुक्रोज एंजाइम है इस पर सुक्रेज एंजाइम क्रिया करेगा और इसको ग्लूकोज में बदल देता है। किसको बदल देता है, इसको ग्लूकोज में। ये जो माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज पर क्रिया करेगा और इसको ग्लूकोज में बदल देता है। न्यूक्लियस जो एंजाइम जो है आरएनए और डीएनए पर क्रिया करता है और इसको न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। किसमें बदल देता है, न्यूक्लियोटाइड में। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है इस पर फिर से फास्फेटेज एंजाइम क्रिया करता है और इसको राइबो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार में बदल देता है। राइबो शर्करा और नाइट्रोजनी किसमें बदल देता है, क्षार में। डाई जो पेप्टाइड है उस पर
पेप्टाइडेज क्रिया करता है और उसको आरएनए जो डीएनए होते हैं उसमें परिवर्तित कर देता है, आरएनए प्लस डीएनए में उसको बदल देता है। ये आपके कुछ एंजाइम्स हैं, हार्मोन सुक्रेज, माल्टेज, न्यूक्लियेजेज, फास्फेटेज और पेप्टाइडेज, जो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, आंतरीय रस के द्वारा स्रावित होते हैं। तो छोटी आंत में आकर के भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। कुछ बड़ी आंत भी होती है जिसमें जो आंतरीय रस होता है उसमें भी कुछ एंजाइम होते हैं जो इस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत, अगर सर्वाधिक पाचन देखा जाए, सर्वाधिक पाचन, तो सर्वाधिक जो पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भोजन का सर्वाधिक जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। प्लस सर्वाधिक जो अवशोषण होता है वो सर्वाधिक अवशोषण भी कौन सी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। तो आहार नाल का छोटी आंत एक ऐसा भाग है जो सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया होती है। तो ये आज हमने यहाँ पर भोजन के पाचन के बारे में यहाँ पर शुरू से पढ़ा है कि भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से लेकर के और छोटी आंत तक भोजन के पाचन की प्रक्रिया चलती है। तो आप सभी को इस भोजन के पाचन को ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है, वीडियो को देख करके इसका अध्ययन करना है और रजिस्टर में भोजन के पाचन के बारे में आपको लिखना है। थैंक यू।